लास्ट क्लास में हम लोगों ने ORM3 स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी इलेक्ट्रो का एक्सरसाइज 3 ऑफलाइन। तो एक्सरसाइज 3 ऑफलाइन जेईई मेन में बताइए क्या क्या डाउट है तुम्हें। सारे डाउट्स एक साथ बोल दीजिए। 24, ठीक है। 24, 9, 11, 17, 9, 11, 17 और बताए 19 और 30। 19 और 30। हाँ और बोलो भाई, और कोई डाउट है किसी को? सर थर्ड और कोई डाउट है? जल्दी से बोल दो सभी लोग अपने डाउट। चलो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? फॉर अ गिवन सेल दिया है, उसके लिए दिया है। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है, कर लो। ऐसा मेरा दूसरा आंसर आ रहा है वैसे इसलिए। देखो हमारे का जो एनोड पर जो रिएक्शन है, एनोड पर रिएक्शन है वो है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। जो कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर दिया है, वो रिएक्शन ठीक है। ऐसा दिया है, 2 रिएक्शन दिया है। अब हमको ओवरऑल सेल बनाना है। ओवरऑल सेल बनाना है हमको, तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। ओवरऑल सेल क्या होगा? कॉपर 2 प्लस प्लस 2 Ag प्लस, सॉरी हाँ, कॉपर 2 प्लस, दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन गेन करके क्यों लिख दिया? हाँ वही ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तभी मैं सोचूं कुछ उल्टा सा लग रहा है। ये गिव्स कॉपर है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा ना, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिख दो। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2Ag, तो बनेगा 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिएक्शन को उल्टा भी कर दिया है ना। अब रिएक्शन क्या बनेगा? ओवरऑल रिएक्शन बनेगा ये। अब पहले वाली रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा G1 लिखूंगा। डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3 होगा। डेल्टा G1 क्या होगा? माइनस एन एफ। ई सेल कितना हो जाएगा? माइनस एक्स, वो एक्स था तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस एन एफ और ये वाई है तो वाई इक्वल टू माइनस एन एफ, और इसका ई सेल मुझे कैलकुलेट करना है ओवरऑल। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? वाई माइनस एक्स, ठीक है। हाँ बोलो। सर वो डेल्टा जी और वो SRP ऑफ कैथोड माइनस एनोड मतलब कब यूज करते हैं समझ नहीं रहा। देखो अगर कब यूज करते हैं समझ नहीं रहा, हम लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे है ना, इसी के अंदर तू चाहता तो तू ये यूज कर सकता था, ई सेल इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, यूज कर सकता था। ई सेल क्या आएगा? SRP ऑफ कैथोड। कैथोड पर कौन है? कैथोड पर कॉपर है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है? वाई, ठीक है, माइनस SRP ऑफ एनोड। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है? एक्स। आ गया आंसर। इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करेंगे फिर? नहीं, बैलेंस करने की क्या जरूरत है? सिंपल बैलेंस करने का जरूरत तो तब होता है ना जब ये डेल्टा जी वाले फार्मूले से करते हैं। यहाँ पर सिंपल SRP ऑफ एनोड और कैथोड हमको गिवन है, तो जो SRP गिवन है वही। अगर बैलेंस भी कर देगा 2, Ag प्लस वाले को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देगा, तो क्या उसका रिडक्शन पोटेंशियल 2 से मल्टीप्लाई होगा? नहीं। नहीं होगा ना। तो भी तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ सकता है और डेल्टा जी वाले से भी आ सकता है। तो 2 मेथड हमने लगा दिए, मेथड 1, ये मेथड 2, ठीक है। हर इक्वेशन में वैलिड रहेंगे क्या दोनों? क्या? हर केमिकल रिएक्शन में वैलिड रहेंगे?
हाँ, हर केमिकल रिएक्शन में वैलिड है, बट हमें थोड़ा सोच के लगाना पड़ेगा, सारी वैल्यू सही रखेंगे तो आ जाएगा आंसर। बट मेरे अकॉर्डिंग तो तुम अगर इस वाले फंडे से जाओ, फर्स्ट वाला मेथड तो ज्यादा ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड एकदम सही है, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है, सिंपल रिएक्शन को ऐड करना है, ठीक है। चलिए और बोलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 9 11। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन अ सेल दैट यूटिलाइज द रिएक्शन दिस, जिंक सॉलिड है प्लस 2H प्लस है, तो Zn2 प्लस और H2 गैस रिलीज हो गया। अच्छा, तो बोल रहा है H2SO4 अगर कैथोड कंपार्टमेंट में हम लोग डाल दे तो क्या होगा। तो देखो एनोड वाले कंपार्टमेंट में तो जिंक 2 प्लस का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। कैथोड वाला कंपार्टमेंट होगा, एनोड वाले कंपार्टमेंट में तो जिंक 2 प्लस का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और वहां पर जिंक 2 प्लस में जा रहा है ना। और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में क्या है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। कैथोड किसका बनेगा, जिसका रिडक्शन हो सके। तो कैथोड वाले कंपार्टमेंट में क्या है, H प्लस का एक्वस सॉल्यूशन है। अब उसमें तुमने क्या डाल दिया, और H2SO4 डाल दिया, है ना। तो बोला है क्या होगा, तो देखो H प्लस और डाल दिया तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इतना तो तुम्हें पता है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तुम बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल ये क्या चाहेगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब राइट साइड में शिफ्ट होगा। इतनी बात समझ आती है। हाँ सर। मतलब आंसर मेरा सेकंड या थर्ड में से एक होगा। अब देखो अब मुझे पता है कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग में मैं क्या लिखूंगा, लॉग में मैं लिखूंगा जिंक 2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और नीचे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मैं लिखूंगा। अब बोल रहा है ई सेल के बारे में क्या होगा, तो देखो ई नॉट सेल ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू पर मेजर की हुई चीज होती है, ये तो कांस्टेंट रहती है ना। अब लॉग के अंदर ये सब कुछ लिखा है, इसके अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सब कुछ वही रहेगा। मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो, कैसे हम लोग बताएं यार, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो रिएक्शन कोशेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड में, है ना। तो रिएक्शन कोशेंट पर क्या फर्क पड़ा, रिएक्शन कोशेंट देखो, ये जो Q का वैल्यू था ना, Q का वैल्यू ओवरऑल, ये बताओ Q का वैल्यू ओवरऑल बढ़ा है या घटा है, बस इतना बता दो मुझे। तुम्हें क्या लगता है, घट गया। कैसे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गया, बट जब आगे चला गया रिएक्शन तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो वापस वही आएगा ना। H प्लस डाला है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, बट जब डालते ही बढ़ा है ना, पर रिएक्शन आगे भी तो जा रहा है। फिर देखो Q इज इक्वल टू है जिंक 2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो H प्लस तुमने डाला तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हुआ, राइट साइड में, तो ये H प्लस तो वापस कम हो रहा है, बट जिंक 2 प्लस और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ये तो बढ़ रहे हैं ना दोनों। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे। ऐसा थोड़ी है कि तुमने H2SO4 डाला था वो कंज्यूम नहीं होगा, वो तो कंज्यूम होना शुरू कर देगा वापस से, वो तो कंज्यूम होना शुरू कर देगा ना। तो ओवरऑल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं Q का वैल्यू बढ़ा है। अब लॉग के अंदर ये कुछ वैल्यू होगी जो बढ़ रही है, तो हमारा ई सेल क्या होगा, ये कांस्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब ये लॉग वाली ये वैल्यू का क्या करें, कांस्टेंट चीज माइनस, यार इसको तो यहाँ से प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। मतलब अगर ये 10⁻⁶ से 10⁻7 जाए और -6 से -5 जाए, यहाँ से तो प्रूव करना मुश्किल होगा यार इसको। सर
हाँ सर वो आपको पता कैसे चला कि वो जो हमें क्यू पूछा है वो इमीडिएटली वाला है या फिर थोड़ी देर बाद वाला, क्योंकि रुको रुको इमीडिएटली तो रुको वो घटेगा ना। एक सेकंड रुको, यहाँ से इसको प्रूव करना मुश्किल होगा है ना। अब हम लोग बात करते हैं ई सेल के बारे में ना। ई सेल हमसे पूछा है, सही बात है। आ, देखो ई सेल को इंक्रीज कैसे करेगा यार ये H प्लस। ई सेल तो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पे। ये आई थिंक मुझे मुझे लग रहा है ये आई थिंक जो ये क्यू पूछ रहा है ना वो इमीडिएट वाला ही पूछ रहा है, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके बाद तो रिएक्शन आगे जाता जाएगा। तो ये क्यू हमारा वो पूछ रहा है जो इमीडिएटली वाला है ना। उस टाइम पर क्या हुआ है, तो उस टाइम पर क्या हुआ है, क्योंकि उसके बाद तो हम जैसे जैसे आगे चलता जाएगा तो रिएक्शन खत्म होता ही जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अभी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आया है, क्योंकि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है तब तो हम बोलते हैं ई सेल मेरा 0 हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया है और उस टाइम पर हमने डाला है तो ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, ये बात तो सही है। मेरे हिसाब से इमीडिएट वाली ही बात कर रहा है, क्योंकि उसके बाद तो हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे ना कब की ये बात कर रहा है, क्योंकि टाइम के साथ तो ई सेल उसका खत्म होता ही जाएगा। इमीडिएट वाली बात कर रहा है तो इमीडिएटली तो क्या हुआ होगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गई होगी एकदम से, और उसी टाइम पर जब इक्विलिब्रियम कहीं भी नहीं गया होगा तो ये दो लोग क्या रहे होंगे, कांस्टेंट रहे होंगे, क्योंकि हमने जस्ट डाला ही है। तो Q का वैल्यू अब क्या हुआ है, कम हुआ है। डिक्रीज घटा हो है। गया। अब लॉग के अंदर वैल्यू घटने का मतलब क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू कम होना या ज्यादा होना। जैसे मान लो सपोज करो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 आ गया, या फिर दूसरा वैल्यू लेता हूँ 10⁻2 से 10⁻1 आ गया। इन दोनों वैल्यू का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ई सेल पर क्या फर्क पड़ेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस यहाँ पर समथिंग कुछ वैल्यू आई है, तो बताओ ये ओवरऑल वैल्यू ये कम करेगी इस वैल्यू को या ज्यादा करेगी। मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी अब तो। आई थिंक ई सेल को ज्यादा ही करेगी, सब ज्यादा करेंगे। ज्यादा करेगी ना। सर माइनस वाला टर्म लेके भी देख लो, 1 से छोटा टर्म लेके भी देख लिया, 1 से बड़ा टर्म लेके भी देख लिया, तो दोनों ही केस में ई सेल को बढ़ा रही है। सर हाँ सर। तो फिर ई सेल इंक्रीज वाला आंसर हम लोग दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद था 11, 3 हो गया, 9 हो गया, 11 17 19 करना है इसके बाद। 11 में क्या बोला है, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये जितने भी लोग हैं इन सभी के अंदर देखो, ये जितने भी लोग हैं इन सभी के अंदर क्या चीज दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है, सेम दे रखा है सभी का, बताओ। कॉन्सेंट्रेशन सर। सभी का सेम है। अब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस पर, हम लोग नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं, ठीक है। अब इन सब में बताओ मुझे सबसे अच्छा एसिड कौन है, पहले इनका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं ना। एक तो CH3COOH है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा थोड़ा काम आएगा ना। एक क्लोरो एसिटिक एसिड है और एक फ्लोरो एसिटिक एसिड है और एक है डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड। इन सब में से अगर मैं H प्लस आयन निकालता जाऊं तो इनका कॉन्जुगेट बेस बनेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। 1 इसका भी कॉन्जुगेट बेस, इसका भी कॉन्जुगेट बेस, इसका भी कॉन्जुगेट बेस और इसका भी कॉन्जुगेट बेस। तो मुझे बताओ इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस किसका बनेगा, फोर्थ वाले का। तो हम अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऑर्डर क्या आएगा, 4 3 2 1 4 3 2 1।
4 सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हटाओगे तो उसका कॉन्जुगेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फ्लोरीन पीछे से नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाएगा। तो अगर इनका अल्फा का ऑर्डर लिखूं, अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जो जितना अच्छा एसिड होता है उसका अल्फा उतना ही ज्यादा होता है, तो अल्फा का ऑर्डर 10 एनाइन कौन प्रोड्यूस करेगा? फोर्थ वाला नंबर ऑफ एक्टिविटी। नंबर से लॉग क्यू ये लगाते हैं ना। तो इक्वेशन देखो, एनोड पर इक्वेशन क्या होगी? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो Cr से Cr3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, Fe2 प्लस से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2Cr प्लस 3 Fe2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 3 Fe। ऐसा ही आएगा, बोलो। ई सेल मुझे पता लगाना, ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल होगा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एसआरपी ऑफ कैथोड दे रखा है माइनस में ये, एसआरपी ऑफ एनोड दे रखा है माइनस में वो। ठीक है, ये आ गया नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन। एन कितना होगा? 6 लॉग क्यू। क्यू मतलब Cr3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, ये होगा। इसको सॉल्व करो तो ई सेल देखो क्या आता है। ई सेल इक्वल टू 0.72 माइनस 0.4 दैट इज 0.3। टू 4 कर सकते हैं। 0.3 माइनस 0.04 मतलब 0.26। ऐसा ऑप्शन दिया है क्या? हाँ सर। बस हो गया, सिंपल था। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? गिव्स फ्री एनर्जी, gives energy for the decomposition as follows this potential difference needed for electrolytic reduction of this। क्या करना है हमने क्या करना है? एक तो हमें एल्यूमिनियम 3+ को डिकम्पोजिशन का गिव्स फ्री एनर्जी रखा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ दिस, है ना। तो देखो एल्यूमिनियम 3+ में अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम। ऐसे ही ऑक्साइड में हाफ O2 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है। ऐसा ही होता है, बोलो। हाँ। चलिए अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को O2 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
इक्वेशन क्या बना, ये वाला इक्वेशन बना 4/3 एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4/3 Al, और ये वाला क्या बना 2O2 माइनस प्लस गिव्स O2, है ना। टू माइनस से क्या बना, नियम और का ऑक्सीडेशन करता हमने डे जी कैसे डेल्टा लिख देंगे। माइनस एफ एल कितना 99 पावर माइनस 4 to F965 into E से क्या आता है आंसर, आंसर divided by 5 वोल्ट। ऐसा ही आता है, सॉल्व कर लो, अप्रॉक्स यही आएगा। बोलो सर आंसर प्लस में दिया। हाँ तो सुनो सर, सुनो, मुझे पता है। अब हमको बोला है क्या, आंसर प्लस में दिया है ना, तो मतलब हमारे को जो वोल्टेज चाहिए हमने उल्टा वोल्टेज निकाला है ना। इसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ दिस, का हटना, तो एल्यूमिनियम 3 प्लस में कन्वर्ट होगा। तो आंसर कैसे आएगा, सही तो करा है हमने तो। बताओ, सोचो थोड़ा यार, इस क्वेश्चन को मैंने 10 बार सॉल्व कर लिया होगा पहले भी, पर मेरे साथ हर बार यही होता है। देखो आंसर तो हमने करेक्ट निकाला, आंसर तो यही आएगा, माइनस में ही आएगा 2.5। तो यार देखो, इसमें मेरे को लगता है कि इसने जो बोला है हमको, इसने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस कितना नीडेड होगा, तो जो डिफरेंस होगा वो 2.5 का हम लोग बोल सकते हैं, वो डिफरेंस 2.5 का नीडेड होगा। और एक्चुअल में हमको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, इसका क्या मतलब है, ये सही बात है। देखो क्यों हमारा आंसर, क्योंकि तुम ऐसा होगा कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो ई सेल मेरा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ई सेल मतलब फिजिबल रिएक्शन, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब फिजिबल रिएक्शन। हाँ कितना सर। समझते हो। अब हमारा डेल्टा जी जब क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है तो ई सेल तो नेगेटिव ही आएगा ऑब्वियसली, ई सेल पॉजिटिव नहीं आ सकता अगर डेल्टा जी भी पॉजिटिव है तो, ठीक है। हाँ क्योंकि सर। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो ई सेल नेगेटिव आएगा तभी तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, मतलब हमारा आंसर तो करेक्ट है, क्योंकि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो ई सेल तो नेगेटिव ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए।
तो हमारा आंसर तो देखो यही होगा -2.5 वोल्ट। अब इसने डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि डिफरेंस का मतलब हम उसको पॉजिटिव करके लिख दे, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? 17 के बाद ये 19 हो गया, 24 30। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या बोला है। 24 तो जाना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। The equivalent conductance of NaCl at concentration C and at infinite dilution are this and this। ठीक है, जो concentration C पर equivalent conductance होती है उसको लैम्बडा C से डिनोट किया है, और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो होती है उसको इससे डिनोट किया है। तो रिलेशनशिप क्या होगा दोनों के बीच में, ऐसा हमसे पूछा गया है। अभी क्या दिया है ऑप्शन तो मुझे समझ नहीं आ रहे बीच में। अच्छा, बी एक कांस्टेंट है, अच्छा ऐसा भी लिखा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा ऐसा मुझे बताना है। तो देखो तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कहीं? नहीं सॉरी, ऐसा नहीं। लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा इनफाइनाइट एम माइनस बी रूट सी, ऐसा पढ़ा है? हाँ पढ़ा है ना ये तो। चलिए, और एक ऐसा भी पढ़ा होगा, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इक्वलेंट इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो अब इन सभी को इस पूरी इक्वेशन में देखो, एक मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? 2 से नहीं, सॉरी 1 से। 1 से डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को। 1 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि हमारे को NaCl दिया है और NaCl के लिए हम लोग बोल सकते हैं लैम्बडा m इक्वल टू लैम्बडा इक्वलेंट बिकॉज वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1, ऐसा बोल सकते हैं ना? बोलो। हाँ सर। तो लैम्बडा इक्वलेंट इज इक्वल टू लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस बी रूट, तो इसके लिए भी ये वैलिड है। तो आंसर आ गया मेरा। हाँ यार एक सेकंड रुको, यार एक सेकंड रुको यार, मेरा कोई पार्सल आया, 1 मिनट वेट करो। हाँ देखो हम लोग सजाए ये वाला क्वेश्चन 24 वाला। बोलो। चलिए लास्ट है 30 में क्या बोला है? हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू करंट ना। करंट हमें बोला है आई देखा है 100 एम्प। डाइबोरिन को बर्न करना है। डाइबोरिन क्या होता है? B2H6 पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में? बोलो। ठीक है, अब देखो डाइबोरिन के बारे में बात करते हैं। बर्निंग ऑफ डाइबोरिन, बर्निंग का मतलब होता है O2 से रिएक्शन, और उसका ऑक्साइड बनेगा, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा बोरोन का, और एक वाटर मिलेगा, ऐसा होगा। तो ऑक्साइड क्या बनेगा? 3 ऐसा मिलेगा। रिएक्शन बैलेंस कर देता हूँ। B2H6 प्लस O2 गिव्स B2O3 प्लस 3H2O, और ऑक्सीजन कितने लगेंगे? 3। बैलेंस है। अब इसमें देखो B2H6 कितना दिया हमारे को? 27.66 ग्राम। तो इसका निकालो मोल्स कितना है? 1 मोल ना। 10.8 प्लस 10.8 21.6 27 अप्रॉक्स 1 मोल ना। 1 मोल आया अप्रॉक्स। तो
तो इसके लिए ये कितना चाहिए 3 मोल्स। अब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना है जिसमें 3 मोल्स O2 प्रोड्यूस्ड हो, है ना, ऐसा हमें पता चला है। वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करें, अब 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक मोल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें तो 3 मोल चलना है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 3 मोल O2 मिला, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने पास करने पड़े 12 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या पूछ, इतना करंट इक्वल टू Z इंटू T। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, हम डिपॉजिट किसको कर रहे हैं, वाटर को कर रहे हैं डिपॉजिट, तो मास किसका लेंगे, वाटर का ले लेते हैं। वाटर का मास कितना आएगा, बताओ। 3 मोल्स वाटर को डिपॉजिट करवाना है, कितना, क्या बोल रहे हैं यार इसमें, पहले रुको, वाटर यहाँ पर निकालने, इधर लिखेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर और W अपॉन ZIT, क्या लिखते हैं यार, और W मॉलिक्यूलर और वैलेंसी फैक्टर, नीचे 96500 इनटू I दे रखा है कितना 100 एम्पियर, से इधर टाइम आ जाएगा सेकंड में। इतना मैंने सही लिखा है, अब देखो हम लोग बात करते हैं वेट कितना डिपॉजिट होगा, वेट 96 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा, 3 मोल है O2 का, 32 ग्राम होता है 1 मोल में, तो 3 मोल में 32। और मॉलिक्यूलर मास सही कर रहा हूं मैं, हाँ सर। वैलेंसी फैक्टर 12, क्योंकि रिएक्शन में 12 इलेक्ट्रॉन है, उतने ही वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 96500, तो इसको ऐसा छोड़ दो, यहाँ पर हटा दो 965 इंटू टाइम, 100 से मैं कैंसिल कर दिया, यहाँ से टाइम निकालो यार, मुझे लग नहीं रहा आंसर इधर से आएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। 12 इंटू 965 डिवाइडेड बाय 32, तो टाइम आ रहा है 34740 सेकेंड, मतलब 60 करा तो इतना मिनट, डिवाइडेड बाय 60 करा तो इतना हार्स, तो टाइम देखो मेरे पास आया है 9.65 आवर्स, ऐसा तो आंसर नहीं दिया शायद, 3.2 आवर्स दिया ना आंसर, 3.2 आवर्स दिया है आंसर, ठीक है, मतलब इतना सेकंड आएगा। हम्म। सही किया है हमने, कुछ तो नहीं किया यार गलत तो। सिर्फ O का रिएक्शन लिखेंगे तो होगा क्या, सिर्फ O का रिएक्शन क्यों लिखना है, वाटर हो रहा है ना सब कुछ, तो सिर्फ O के रिएक्शन लिखने से थोड़ी कुछ होगा। मतलब O2 माइनस से O2 गया, वो मतलब नहीं रहेगा लिखने का। एक सेकेंड रुको, सही
चाहिए था 3 मोल्स, कैलकुलेशन में तो एरर नहीं, 3 मोल्स चाहिए था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज किया। हमारा पंगा है ना यहाँ पर ये कुछ मेरे हिसाब से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके लिखे है ना, हमने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग वाटर शुड बी इलेक्ट्रोलाइज्ड सो दैट करंट ऑक्सीजन कैन बर्न, इतना है ना। 3 मोल्स मुझे क्या चाहिए, O2 चाहिए। वैलेंसी फैक्टर का ही लफड़ा है कुछ, वैलेंसी फैक्टर यहाँ से निकाले हम लोग। अब देखो वैलेंसी फैक्टर अगर यहाँ से निकालते हैं, देखो ओवरऑल होता क्या है, ओवरऑल क्या होता है, जो मेरा H2 होता है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो तो एक साथ हमको ये देता है, H2 गैस भी देता है और O2 गैस भी देता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब अगर मैं क्या लूं, 3H2O ले लूं, 3 नहीं 6 लेना पड़ेगा, 6H2O ले लूं, वैलेंसी फैक्टर में हमने कुछ गड़बड़ी करी है निकालने, 6H2 प्लस 3O2 मिलेगा, है ना। तो देखो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा वैलेंसी पे क्या है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो O2 माइनस से किस में जा रहा है, O2 में जा रहा है, मतलब -2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। हम बेसिक मेथड से वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, -2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन -2 से 0 में गए हैं, टोटल 2 ऑक्सीजन गए हैं। हम लोग कभी वैलेंसी फैक्टर निकालते हो तो इन चीजों को कंसिडर नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने शायद तुम्हें वैलेंसी फैक्टर निकालने में सिखाया होगा या नहीं, बट एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नाम का चैप्टर हम लोग देखेंगे, उसमें कंसिडर करेंगे इन सब चीजों को। तो 2 ऑक्सीजन मिलकर टोटल 2 ऑक्सीजन थे हमारे पास, है ना, जो O2 में कन्वर्ट हुए होंगे। तो एक ऑक्सीजन -2 से 0 में गया, दूसरा ऑक्सीजन भी -2 से 0 में गया, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आया, 4 का, 4 का चेंज आया ना। अब हमारे पास सेम इक्वेशन है, W = ZI2, वैलेंसी फैक्टर की जगह 4 रख के देखते हैं हम लोग, है ना। 96 इक्वल टू कितना है, 32, 14 × 965 × T। अब यहां से देखो इसको करते हैं, 96 × 4 × 965 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 3600। यहाँ से आ रहा है क्या आंसर, 9 पॉइंट, पिछली बार जितना आया था उसका वो कर लो ना, उसका बाय थर्ड कर लो, 9.65, क्योंकि इस बार बैलेंस वेक्टर भी तो बाय थर्ड हुआ है, तो 3.2 अप्रोक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 3.2 समझ गए। हमने वैलेंसी वेक्टर निकालने में ही गड़बड़ी कर दी थी, बाकी हमारा सही था। वैलेंसी वेक्टर हम लोग बेसिक इक्वेशन से निकालेंगे, ये वाला कि हमारा पहले 4 इलेक्ट्रॉन था तो वैलेंसी वेक्टर हमारा 4 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, मतलब 4 ही रहेगा, 12 नहीं होगा वैलेंसी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ वाला रॉन्ग है, समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन और रह गया था, मैंने तुम्हें बोला था बाद में बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2 का 27। 27 क्वेश्चन। एक्चुअल में देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा अजीब है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में देखो असर्शन क्या लिखा हुआ है, असर्शन लिखा हुआ है कि जो एसआरपी ऑफ सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस का एसआरपी है वो दे रखा है -0.5। बोला है कि ये सब्सटेंस बेसिक मीडियम में ही रिड्यूस हो सकता है, एसिडिक मीडियम में रिड्यूस नहीं हो सकता। ये बात एकदम करेक्ट है। एसिडिक मीडियम में क्यों नहीं रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H+ आ जाएगा और H+ H2 में रिड्यूस हो जाता है और उसका वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट हम लोग मानते हैं। तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, एक का माइनस में 0.5 है, तो कौन रिड्यूस होगा, वो सब्सटेंस या फिर एसिड, किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, -0.5 वाले की या 0 वोल्ट वाले की, 0। ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में H+ रिड्यूस हो जाएगा, इसको रिड्यूस होने का मौका ही नहीं देगा, इसलिए बेसिक मीडियम में ही रिड्यूस हो सकते हैं, एसिडिक में नहीं, ठीक है। तो मेरा ये असर्शन है, ये क्या है, ये करेक्ट है। सेकंड हमारा रीजन, रीजन क्या दे रखा है इसका, एक्चुअल में जो रीजन है वो इसको वेरीफाई नहीं करता या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन तो वही होता है जो मैंने अभी तुम्हें बोला है, बट इसने बोला क्या है, एसआरपी ऑफ वाटर, वाटर का एसआरपी गिवन है,
SRP ऑफ वाटर, दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो, है ना, तो क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिख दिया इसने। SRP ऑफ वाटर है -0.8274 एंड रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा, और बाद में लिखना चाह रहा था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 होगा एट pH इक्वल टू 7। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है H प्लस आयन से, सॉरी ऐसा नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, हाँ, तो H2 गैस, H प्लस आयन से H2 गैस का रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, वो 0 होगा। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 ही होता है, बट ये वाला पोटेंशियल भी 0 होगा। वो कहां पर होगा, एट pH इक्वल टू 7 दिया है, pH इक्वल टू 7 पर तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁻7। यहाँ पर 0 नहीं होगा, वो 0 होगा pH इक्वल टू 1 पर, 1 पर नहीं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1 कहाँ होगा, 0 पर, वो 0 होगा pH इक्वल ना, वहां पर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0 H2 गैस जब तक नहीं गिवन हो 1 कंसीडर करते हैं अपॉन H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, वो भी 1। तो यहाँ से ई सेल मेरा कितना आता है, 0। तो वो 0 तब आएगा जब pH 0 हो, ना कि pH 7 हो। तो दूसरा, इस रीजन में दो स्टेटमेंट अलग अलग लिखे हुए हैं, वो दूसरा उसमें अच्छे से नहीं लिखा हुआ, उसका मतलब ये है। तो रीजन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, असर्शन मेरा करेक्ट हो गया, तो इसलिए फोर्थ आंसर है। समझ में आई बात, बोलो। हाँ सर। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने देखो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक था, ये देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लास्ट में हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में बेसिक बेसिक बातें हम लोग लिख चुके थे। वो बेसिक बातें क्या थी, बेसिक बातें ये थी कि न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है लिविंग ग्रुप के। तो जो मेरा ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है, वो ट्रांजिशन स्टेट एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। इसमें तुम मान के चलो बीच वाले कार्बन पर मेरा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए है तो फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ गया है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 मानना है और शेप TBP, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, फाइनली मेरे पास क्या होगा, फाइनली मेरे पास सामने से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन से NU माइनस कनेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बोलते हैं कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाए, रिएक्टेंट था, ट्रांजिशन स्टेट आया, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन गया, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम, हाँ बोलो। सर ये बहुत क्विक रेट में हो जाता है क्या सर? एक्चुअल में क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता, तो थोड़े से टाइम के लिए ट्रांजिशन स्टेट आता है और सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि जो भी चीजें पीक पर रहती है एनर्जी डायग्राम में उसका लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होता, इंटरमीडिएट होता ही नहीं है। अब रिएक्शन का जैसा मैकेनिज्म उसको तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जैसा रिएक्शन हमने करवाया वैसा ऑब्जर्व किया, उसको हमने पेन पेपर पे लिख दिया है। ओके सर। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है ना, तो हम बोलते हैं हाँ। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप्स ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। रेट का काइनेटिक्स क्या होगा वो लिख दिया, डायग्राम क्या होगा। अब स्टेबिलिटी किस किस बातों पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन किस किस बात पर डिपेंड करती है, पहला लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है बैक साइड पर अगर उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। और हम चाहते हैं कि कार्बन, देखो न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर अटैक करता है जिस पर लिविंग ग्रुप अटैच होता है, ये बात ध्यान रखना। अब एक मैंने जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है, इसमें देखो ये वाला ऑर्डर मैंने स्टार मार्क किया है ना अभी, इसमें देखो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। दूसरी चीज ये भी बात याद रखनी है कि बीटा ब्रांचिंग जितना ज्यादा बढ़ेगा, बीटा ब्रांचिंग जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो, तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम आएगा। इतनी बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, ठीक है। आज हम लोग आगे से पढ़ते हैं क्या, आज हम लोग आगे से पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे SN1 रिएक्शन देखी थी एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल की, वैसे ही अब SN2 रिएक्शन देखेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं क्या, SN2 रिएक्शन ऑफ
एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का SN2 रिएक्शन, कब मेरा रिएक्शन होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया एल्काइल हैलाइड आया है तो SN2 ही रिएक्शन में करवाऊं, है ना। ये पता भी तो चलना चाहिए। तो हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट में और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 होगा। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे OH माइनस हो, OR माइनस हो, SH माइनस हो, CNS हो, R माइनस हो, H माइनस हो, NH3 हो, RNH2 हो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में आते हैं। जनरली नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या फिर ये अमीन्स या अमोनिया ये सब लिख दिया है ना, एक PPH3 भी लिख लो, क्या है PPH3 एक्सेट्रा, ठीक है। एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जनरली तो क्या होता है, हम न्यूक्लियोफाइल से ही डिसाइड करते हैं ना। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 कब होगा ये हमें क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, हमें खुद से ही सोचना पड़ेगा। और वो कैसे सोचेंगे, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट को देखकर, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम इसमें एक चीज ये लिख सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, so stabilized by electron withdrawing group और रेजोनेंस भी स्टेबलाइज कर सकता है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हमें स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरल ऑर्डर की बात करें, देखो जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर तो दो ऑर्डर में लिखवाऊंगा, ध्यान से देखना ना। एक तो लिख रहे हैं जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर जिसमें एल्काइल तो सेम हो बट हैलाइड अलग अलग हो, तो RF RCl RBr और RI। इसमें बताओ मुझे ऑर्डर क्या होगा, कौन फास्टली रिएक्ट करेगा, RI। RI सबसे फास्टली रिएक्ट करेगा, ठीक है। और सबसे स्लो रिएक्ट करेगा RF, क्यों, क्योंकि लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है ऑब्वियसली। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो लिविंग ग्रुप लीव तो कर रहा है ना, एक ही स्टेप है, मतलब वही RDS है। और I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए RI ज्यादा मेरा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू RF। अब देखो एक और ऑर्डर लिख पाता हूँ जो मेरा अच्छा ऑर्डर है, इसको याद रखना तुम, क्या उसको भी मैं लिख रहा हूँ जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये एल्काइल हैलाइड के अंदर लिविंग ग्रुप कौन होगा जो लीव करके जाएगा, X माइनस। X माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एल्काइल ग्रुप अलग अलग करता जाऊं और हेलोजन सेम रखूं। तो देखो एक ऑर्डर में लिख रहा हूं जिसको याद रखना है हमें, RC डबल बॉन्ड OCH2 X, ROCH2 X, PH CH2 X, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 X, CH3 X X और ये X है ना। अब जिस पर X कनेक्ट है, जिस कार्बन से X कनेक्ट है उस कार्बन पर तुम एक नेगेटिव चार्ज करो ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। तो वो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एल्काइल वाले हैलाइड का रेट सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ रेट डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, बताओ। जो सबसे लास्ट में लिखा है उसका रेट सबसे ज्यादा होगा या जो सबसे पहले लिखा है उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, से पहले लिखा है उसका ज़्यादा है। जो सबसे पहले लिखा है ना उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट हो रखे हैं। तो रेट देखो ऐसा है, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका कम, फिर इसका और कम, ऐसे ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं अलग पेन से बना देता हूँ इनको।
क्योंकि सबसे पहले आर सीओ ग्रुप कनेक्ट हो रखा है, तो वो रेजोनेंस में भी उसका सी डबल बॉन्ड हो नेगेटिव चार्ज के साथ, और वो माइनस एम इफेक्ट भी मेरा शो कर सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे सिंपल डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा उसमें डिग्री बढ़ती जाएगी। जैसे देखो ये तो प्राइमरी है ना, ये वाला सेकेंड डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री टाइप है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, प्राइमरी, चलो उल्टा लिख दिया मैंने, प्राइमरी ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ठीक है। तो डिग्री बढ़ती जाएगी तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि उस पर या तो वो एज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहा है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस लिविंग ग्रुप से जो कार्बन कनेक्ट है उस पर देखो उसका नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल हो सकता है। उसका नेगेटिव चार्ज जैसे स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग मानेंगे कि रिएक्शन का रेट फास्टर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा स्टेबल उतना ही ज्यादा मेरा रिएक्शन इजी होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी आएगा। सर एक कॉमन डाउट समझ गए? पूछूं क्या? हाँ पूछना। सर ये मतलब रटने का अच्छा टेंडेंसी आप बता सकते हैं क्या? अरे रटना क्या है, समझ समझ के करना सभी को। रटना क्या है इसमें, ये देख यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको आरसीओ माइनस, इसका माइनस एम लग रहा है, ये इसके साथ रेजोनेंस में भी जा सकता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट एक दो बार पढ़ोगे उसमें याद हो जाएंगे। और हमको देखो एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं करना, हमें कंपैरिजन करना होता है। जैसे मान लो तुम्हें किसी ने दे दिया कि बताओ PHCH2X और CH2 डबल बॉन्ड CH2X, इसमें कौन अच्छा देगा SN2। तो मुझे पता है यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक बार ही रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पर पूरा पीएच में रेजोनेंस में घूमेगा। तो किसमें बेटर रेजोनेंस हो रहा है? पीएच में बेटर हो रहा है ना, उसमें रिएक्शन फास्टर होगा बस। सर पर इतना भी एक्स ज्यादा नहीं माइनस करना। लीव करेगा तो लीव करेगा नहीं, लीव करता ही नहीं है, वो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है ना। कब बना कार्बोकेटाइन सर तो SN2? सर डायरेक्टली मतलब जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ 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 हाँ, नेगेटिव चार्ज ओके को सर। स्टेबलाइज करना है। कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, तुम कार्बोकेटाइन मत बनाओ इसमें, कार्बोकेटाइन बनाने की बात बोली नहीं है मैंने। थर्ड का सेकंड से ज्यादा होगा ना? क्या हुआ? थर्ड में सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, क्यों? यार प्लस एन है ना, प्लस एन इफेक्ट लगा। नहीं नहीं, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट लगाने के बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे मान लो एक तो यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आया, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है और प्लस एम इफेक्ट नहीं लगा पाएगा वो। यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट तब लगाता है जब सामने वाले के पास बॉन्ड बनाने की और ज्यादा टेंडेंसी हो। ये प्लस एम इफेक्ट तो तब लगाएगा ना, जैसे मान लो एक कार्बन था CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये इसके ऊपर प्लस एम इफेक्ट लगा देता था। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड इधर बनाता था और इस पर पॉजिटिव आ जाता था। ऐसा होता था ना, ऐसा ही होता था प्लस एम इफेक्ट, बोलो। अब तुम्हारे पास ऐसा केस नहीं है, तुम्हारे पास तो ऐसा केस है जिसमें कार्बन ने ऑलरेडी इतने सारे बॉन्ड बना रखे, इधर H है, इधर H है, इधर X है, और एक न्यूक्लियोफाइल और आया हुआ होगा कहीं से। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अब तुम उसका प्लस एम लगा के कार्बन के एक और बॉन्ड दोगे, ऐसा करोगे क्या? बॉन्ड बना लेगा कार्बन? नहीं बना पाएगा ना बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ पर प्लस एम को कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। समझ गए? बॉन्ड बनाने की जगह भी तो होनी चाहिए। कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, कार्बन 5 5 6 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। यहाँ पर तो NU और LG वाले बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड, एकदम 100% नहीं बने, इसलिए वो बॉन्ड बन चुके हैं। बाकी प्लस एम लगा तुम पूरा बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन 5 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए प्लस एम नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये विड्रॉइंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपना स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाकर, ठीक है। समझ गए? बोलो और कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं क्या?
ये सारे लोग गिव SN2 रिएक्शन, ठीक है। लोग मेरे SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। कौन कौन से? एक ट्रिपल बॉन्ड वाला और एक बेंजीन पर, और एक ये कौन, बेंजीन वाला ये, एक तो ये बेंजीन वाला और एक ब्रिज हेड वाला। तो इसमें भी देखो बेंजीन वाले पास वाले कार्बन पर और ब्रिज हेड वाले कार्बन पर नेगेटिव स्टेबल नहीं होता। बेंजीन पर पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल कुछ भी स्टेबल नहीं होता। बेंजीन पर अगर तुम लोग सिर्फ ऊपर पॉजिटिव लगा दो या नेगेटिव लगा दो या फ्री रेडिकल लगा दो, कुछ भी लगा दो, स्टेबल नहीं होता। ऐसे ही ब्रिज हेड पर भी कोई चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये दोनों इसलिए नहीं देंगे। अब बचे ये बीच वाले दोनों, एक तो ट्रिपल बॉन्ड वाला और एक डबल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता? sp पे, क्योंकि लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है जहां पर न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, जहां पर कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वहां पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ये लोग तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देने वाले लोग हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करेंगे ना कि न्यूक्लियोफाइल को। क्यों? क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। ये न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे अपने पास आकर? नहीं करेंगे। इसलिए इन पर न्यूक्लियोफाइल आकर कभी अटैक नहीं करेगा। समझ गए? ये तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इन पर न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा? क्लियर है? समझे क्या? हाँ सर। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो ये सब चीजें 2-3 बार पढ़ोगे तभी समझ आएगी। अगर तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रही तो ये बहुत जनरल चीज है, मतलब किसी को नहीं आती एक बार में समझ, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए कंप्लीट द सर और एक बार रीजन बताइए फॉलोइंग ना उसका। रिएक्शन। किसका? सर वो CH2 डबल बॉन्ड, वो बाकी के दो वाला, नेक्स्ट दो वाला। क्योंकि उनके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और न्यूक्लियोफाइल कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच लोगों पर अटैक नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियस लविंग है ना, जो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उन पर अटैक करता है। कंप्लीट करना रिएक्शन को। इन सभी को कंप्लीट करो, बताओ क्या मिलेगा। करो जल्दी से। सभी में मैंने देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिए जो कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, सभी सॉल्ट की फॉर्म में हैं। वो H2O ROH टाइप के नहीं है इस बार।
हो गया क्या? बोलो भाई। हुआ क्या? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले वाले में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? फर्स्ट वाले में बताओ। Cl के प्लेस पे OCH3 लगेगा। CH3 हाँ CH2 सर। OCH3। ये देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये सॉल्ट की फॉर्म में है, CH3CO माइनस और Na प्लस। सॉल्ट है ये, ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जैसे ये Na प्लस और SH माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा? CH3 CH2 CH2 SH। थर्ड वाले में क्या होगा? OH माइनस लगेगा। थर्ड वाले में बोलते हैं नो रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ऐसा कुछ आए तो रिएक्शन नहीं देगा। फिफ्थ वाले पॉइंट में देखो तो रिएक्शन नहीं होगी। फोर्थ वाले में क्या होगा? मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है? CH3 MgBr में न्यूक्लियोफाइल कौन है? बोलो यार। Cr माइनस। अरे भाई, CH3। ये ऐसा होता है ना, CH3 माइनस और MgBr प्लस। तो CH3 माइनस मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर मेरा ये वेज से गया है Cl माइनस, तो CH3 डैश पर आएगा, क्योंकि पीछे से अटैक करता है इसलिए। ऐसे ही KCl में Cn माइनस है, तो देखो इधर तो ऊपर नीचे क्या लगे हैं? ऊपर H और नीचे Me। अब Br नीचे से गया है तो Cn ऊपर आएगा, तो Cn ऊपर और नीचे, ऐसा होगा। NaN3 में कौन है मेरा न्यूक्लियोफाइल? NaN3 में N3 माइनस। N3 माइनस, तो Me ऊपर Et नीचे। अब Cl इधर से गया है तो N3 अपोजिट साइड से अटैक करेगा। अब इस वाले में देखो Me था, ये D था, Br वेज से गया है तो SCH3 डैश पर आएगा और ये H यहाँ पर चला जाएगा। ये CH3S माइनस और Na प्लस। इस वाले क्वेश्चन में देखो I मेरा ऊपर है, तो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ? E1 स्विचेस कर देता हूँ। E1 इंटरचेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो E1 इंटरचेंज करता हूँ। कैसे? ऐसे करता हूँ। E1 इंटरचेंज कैसे करूँ मैं? एक बार तो इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ, है ना? तो I यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया। ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। अब प्रोडक्ट कैसा बनेगा? प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट कैसा होगा? प्रोडक्ट में H D Me तो यही रहेगा। अब I लेफ्ट साइड से रिमूव हुआ है तो SH राइट साइड में आ जाएगा, और H यहाँ और D यहाँ। समझ गए? हाँ। तो ऐसे हमने करना है। चलिए अब देखो, एल्काइल हैलाइड में ही एक रिएक्शन होती है, जैसे हमने बोला था यहाँ पर अमोनिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है? अमोनिया मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। एल्काइल हैलाइड के SN2 पढ़ रहे हैं, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देगा, तो उस रिएक्शन का एक अलग से नेम होता है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रिएक्शन का नेम क्या होता है? रिएक्शन का नेम होता है हॉफमैन
एल्काइलेशन। क्या होता है रिएक्शन में, हॉफमैन एल्काइलेशन में? देखो रिएक्शन में क्या होगा कि हमको अगर कहीं दिया वो एल्काइल हैलाइड RX दिया है, किसमें, एक्सेस में, बहुत सारा दे दिया RX, साथ में हमको दिया है अमोनिया, तो जो मेरा अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है R4N पर प्लस और X पर माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट, और इसका एक और नेम होता है टेट्रा अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, दोनों नाम बोलते हैं, अमोनिया का सॉल्ट है या फिर टेट्रा अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, दोनों ही चीजें हम लोग बोल सकते हैं। रिएक्शन हुआ कैसे होगा, बहुत इजी है, रिएक्शन इज वेरी इजी। क्या है, RX हुआ होगा स्टार्टिंग में, पहले उसका रिएक्शन NH3 से किया, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, HX रिमूव हो गया होगा, X यहां से गया होगा, उसके रिप्लेस पर NH2 माइनस मेरा न्यूक्लियोफाइल आ गया होगा। समझ गए, बोलो। अब RX तो वापस बहुत सारा है, तो अगेन एक और RX आया, अब मेरा नया न्यूक्लियोफाइल कौन बना, RNH2। अब क्या होगा, R, अब उसकी जगह क्या लग गया, NHR, और अगेन HX मेरा निकल गया। समझ आ रही है क्या बात? सर हाँ अब अगेन मेरा न्यूक्लियोफाइल अब R2NH हो चुका है, तो वापस से मेरा HX निकल जाएगा, और इस बार क्या बनेगा, RNR, और ऊपर भी R, और HX रिमूव हो गया। अब मेरा न्यूक्लियोफाइल ये बन गया है RN3N, R3N, फिर वापस मेरा क्या आया, RX आया। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, R4N प्लस और X माइनस, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, इस बार मेरा सॉल्ट बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनाना है, ये डिपेंड करेगा हमको RX का कितना मोल दिया है ना। अब जैसे मान लो हमको बोल दिया कि CH3Cl है RX, उसका रिएक्शन करवाना है अमोनिया के साथ, हमको बोला क्या, इसका 1 मोल है। 1 मोल है तो सिंपल, एक बार रिएक्शन कराऊंगा CH3NH2, साथ में लिखना है HCl, तो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा दिया है क्या, कि हमको बोला है C2H5Cl है, उसका रिएक्शन NH3 के साथ करवाना है, और हमको बोला है ये एक्सिस में है, तो हम रिएक्शन कहाँ जाके स्टॉप करेंगे, सॉल्ट पर। R4 सॉल्ट पर, मतलब C2H5 4N प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ये अलग से रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन मेंशन है हमारे एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ा दिया। अब इसमें इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग लिख देते हैं, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग नोट डाल के। पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ऑब्वियसली इन्वर्जन प्रोडक्ट ही मिलेगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन हो रहा है, SN2 में इन्वर्जन रिएक्शन ही हमें मिलता है। सेकेंड पॉइंट, it is not a good method, it is not a good method for synthesis of primary amine, है ना, for synthesis of primary amine। ठीक है, because mixture of product, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर फॉर्म्ड। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाने का ये कोई अच्छा मेथड हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही अल्काइल हैलाइड का एक दो रिएक्शन और है, वो भी SN2 वाला ही है, बट वो कुछ नेम्ड रिएक्शन है, तो उनको हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। क्या है, फर्स्ट रिएक्शन एक हमारे पास एक है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में खास बात क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट क्या, इट इज आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन। आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन है, मतलब कैसा, ऐसा, अगर RCl या RBr आ जाए, RCl या RBr आ जाए,
तो उसमें NaI डालना पड़ेगा हमें। अब देखो RCl RBr एक हैलाइड है, NaI में I- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 रिएक्शन हो रहा है। और हमारे को इसमें क्या रखना है, हमारे को इसमें एसीटोन एज ए मीडियम रखना है, एसीटोन एज ए सॉल्वेंट रखना है। देखो ये चीजें फिक्स है क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है, तो साइंटिस्ट ने जो यूज किया था हमें भी वही करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, RCl प्लस NaCl या फिर NaBr, हमें साइड में ही मिल जाएगा। अगर RCl होगा तो NaCl, RBr होगा तो NaBr हमें मिल जाएगा। अब रिएक्शन में खास बात क्या है, पहली चीज तो इसमें एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, NaI इज सॉल्यूबल। अच्छा ऐसे ही मैं उसके लिए लिख रहा हूँ ना, नॉलेज के लिए, NaI इज सॉल्यूबल इन एसीटोन बट NaCl and NaBr are not soluble in acetone। अब रिएक्शन का यूज क्या है, रिएक्शन का यूज देखो क्या है, रिएक्शन का यूज मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुमने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, इसका यूज क्या है, उसका यूज मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो तुमने पढ़ा होगा एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तुम्हें कोई पूछे कि भाई इससे मुझे ये बना के दिखाओ, तो तुमने बोला होगा एल्केन के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोग सिर्फ Cl2H या Br2H का यूज करते हैं, हम लोग I2H या F2H का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि I2 के लिए बोलते हैं रिवर्सिबल है, F2 के लिए बोलते हैं ये हमारा क्या बोलते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते। तो अब I कैसे लाएंगे, तो इसमें हमारा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन काम आएगा। क्या कि पहले तो Cl2H से रिएक्शन करवा दो, मतलब इसने बीच में पूछा ये कन्वर्ट कैसे करेंगे। Cl2H से रिएक्शन करवाओगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, पहले ऐसा बनेगा। यहां तक क्लियर है? बोलो। हाँ सर। हाँ। अब यहां से ये बनाना है तो आयोडीन एक्सचेंज करना है, Cl या Br को एक्सचेंज करने के लिए NaI एसीटोन डाल दे, तो सेकंड स्टेप में फिंकेल्स्टीन रिएक्शन करवा दो, हमारा ये बन जाएगा। समझ में आया फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का यूज, कि हम लोग RI भी बना सकते हैं। सिंपल हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से एल्केन से नहीं बना पा रहे थे, बट इससे बना सकते हैं। समझे? हाँ सर। हाँ सर। बोलो। चलो ठीक है। अब देखो एक ऐसा ही रिएक्शन हमारे पास होता है जैसा फिंकेल्स्टीन था, वैसा ही हम लोग बोलते हैं एक रिएक्शन होता है। क्या लिख के बना रहा हूँ मैं, स्टामा करके बता रहा हूँ मैं। हॉफमैन एल्काइलेशन एक बताया, फिंकेल्स्टीन SN2 में ही अल्काइल हैलाइड में एक हमारे पास एक और होता है नेम रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, जैसे फिंकेल्स्टीन आयोडीन एक्सचेंज था, वैसे ही स्वार्ट्ज हमारा फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। क्योंकि फ्लोरीनेशन के अकॉर्डिंग में हम लोग नहीं बना सकते, हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। इसमें हम लोग बोलते हैं इट इज फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन। फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शन है। हमारे पास क्या, हमारे पास रिएजेंट होने चाहिए, वो भी फिक्स्ड है क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है। तो मान लो RCl या RBr आता है, उसमें हम लोग AgF डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें RF मिलेगा और साथ में AgCl या AgBr मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं एसीटोन में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या, हम लोग लिख सकते हैं AgF इज soluble in H2O but AgCl and AgBr not soluble in H2। सेम वैसा ही है, उसमें भी क्या हो रहा था, ऊपर वाले में भी NaCl और NaBr उस एसीटोन में सॉल्युबल नहीं थे, ये भी वाटर में मेरे सॉल्युबल नहीं होंगे। तो सिंपल रिएक्शन है, हमें याद रखना है डायरेक्ट। यहाँ पर क्यों पढ़ा है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पढ़ रहे थे SN2, तो उसी की तरह ये रिएक्शन होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब एल्काइल हैलाइड का एक और रिएक्शन है हमारे पास, वो भी SN2 रिएक्शन ही होता है। SN2 क्यों होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। एल्काइल हैलाइड का एक और रिएक्शन है हमारे पास, क्या, विलियमसन ईथर
सिंथेसिस, ये भी SN2 ही है ना हमारा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली ईथर सिंथेसिस बोला है मतलब ईथर बनेगा, इतना तो क्लियर है कि ईथर बनेगा, ठीक है। और एल्काइल हैलाइड वाले में पढ़ रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड से बनेगा, तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अब वो एल्काइल हैलाइड या तो 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री का हो, ये होना चाहिए, वो R डैश 1 डिग्री या 2 डिग्री का ही होना चाहिए R डैश। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा का होगा तो हमारे रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसा हमने पढ़ा है। और साथ में न्यूक्लियोफाइल हो NaOR। अब NaOR में न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कैसे बोलेंगे, ये Na प्लस और OR माइनस, ऐसा होगा। तो OR माइनस मेरा न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्ट की फॉर्म में है ये। इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको ऐसा लिखते हैं, वैसे ज्यादा सही लगेगा, RONA। तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर R2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 डिग्री या 2 डिग्री का होगा तभी मेरा SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नहीं कर पाएंगे SN2। अब कैसे रिएक्शन करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें देता हूँ ना। क्वेश्चन क्या, देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ही दे रहा हूँ ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट करना है मैं ना। पहला रिएक्शन है C2H5ONA प्लस CH थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में ऐसा कुछ H3DONA प्लस ClDHCH3, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फोर्थ हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास है HDCH2Br, इधर pH है और इधर है C2H5ONA, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। फिफ्थ है मेरे पास क्या है, फिनॉल है। उसमें पहले स्टेप में डाला है NaOH, सेकेंड स्टेप में डाला है C2H5Cl, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ, वो भी अच्छा रिएक्शन है। मेरे पास है OH और फर्स्ट स्टेप में डाला है NaOH एक्सेस में, सेकेंड स्टेप में डाला है CH3I का 1 मोल, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये मुझे बताना है। एक क्वेश्चन और ले देता हूँ ना, फिर हमारा ये खत्म है। यहाँ पर OH था, यहाँ पर OH है। फर्स्ट स्टेप में डाला है NaOH, कितना, NaOH डाला है 1 मोल। सेकेंड स्टेप में डाला है C2H5OH 1 मोल, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सिंपल सिंपल रिएक्शन, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, बताओ।